मेरी शक्ल सूरत कुछ ऐसी थी कि दो चार लड़कियों के दिल में गुदगुदी जरूर पैदा कर देती थी। कॉलेज की कुछ लड़कियां मुझे देखते हुए आपस में फप्तियां कसतीं। देख अर्चना, कितना भोला है। हमें देखकर अपनी नज़रें नीची करके एक और जाने लगता है, जैसे हमारी हवा भी न लगने पाए। डरता है कि कहीं हम लोग उसे पकड़ न लें। हाय, कितना हैंडसम है। जी चाहता है कि अकेले में उससे लिपट जाऊं। ऐसा मत करना, वरना दूसरे लड़के भी तुमको ही लिपटाने लगेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा था। मैंने ऐसा कोई सबक नहीं पढ़ा था जिसमें हवस की आग धधकती हो। मैं जिस्म का पुजारी न था, लेकिन खूबसूरती ज़रूर पसंद करने लगा था। एक दिन उसने खूब सज धज कर चार बत्ती के पास मेरी साइकिल के अगले पहिए से अपनी साइकिल का पिछला पहिया बिड़ा दिया था। शायद वो मुझसे आगे निकलना चाहती थी। उसने अपनी साइकिल एक ओर खड़ी की और मेरे पास आकर बोली, माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गईं मानो ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। फिर उसने जब अपनी गोरी हथेली से मेरी कलाई को पकड़ा तो मैं उसमें खोता चला गया। दूसरे दिन वो दोबारा मुझे चौराहे पर मिली। उसने अपना नाम अंबाली बताया। मेरा दिल अब उसकी ओर खिंचता जा रहा था। प्यार की आग जलती है तो दोनों ओर बराबर लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। इस बीच हमारी मोहब्बत रंग लाई। एक दिन हम दोनों एक ही साइकिल पर शहर से दूर मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश में बादलों की दौड़ शुरू हो चुकी थी। मौसम सुहावना था। हर जगह हरियाली बिछी थी। अचानक आसमान में काले बादल उमड़ने लगे, जिसे देखकर मैं परेशान होने लगा। मुझे अपनी उतनी फिक्र नहीं थी जितना मैं अंबाली के लिए परेशान हो उठा था, क्योंकि कभी भी तेज़ बारिश शुरू हो सकती थी। मैंने अंबाली से कहा, आओ अब घर लौट चलें। जल्दी क्या है? बारिश हो गई तो भीगने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर बारिश हो गई तो इस कच्ची और सुनसान सड़क पर कहीं रुकने का ठिकाना नहीं मिलेगा। पास में ही एक गांव दिखाई पड़ रहा है, चलो वहीं चलकर रुकते हैं। गांव देखने में नज़दीक ज़रूर है, लेकिन उधर जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। पतली पगडंडी पर पैदल चलना होगा। अब तो जो परेशानियां सामने आएंगी, बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी, अंबाली ने हंसते हुए कहा। हमने अपनी चाल तेज तो कर दी, लेकिन गांव की पतली पगडंडी पर चलना उतना आसान न था। अभी हम लोग सोच ही रहे थे कि एकाएक मूसलाधार बारिश होने लगी। कुछ दूरी पर घास फूस की एक झोंपड़ी दिखाई दी। हम लोग उस ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचने पर उसमें एक टूटा फूटा तख्त दिखाई पड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम दोनों भीग चुके थे। झोपड़ी में शरण लेकर सोचा कि कुछ आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंबाली ठंड से बुरी तरह कांपने लगी। जब उसके दांत किटकिटाने लगे तो वो बोली, मैं इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है? तुम मुझे अपने आगोश में ले लो, अपने सीने में छिपा लो। तुम्हारे जिस्म की गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। अंबाली ने कहा, अंबाली, हमारा प्यार अपनी जगह है, जिस पर मैं धब्बा नहीं लगने दूंगा, लेकिन तुम्हारी हिफाजत तो करनी होगी। कहकर मैंने अपनी कमीज उतार दी और उसे अपने सीने से चिपका लिया। जब अंबाली मेरी मजबूत बाहों और चौड़े सीने में जकड़ गई तो उसके होंठ जैसे मेरे होंठों से मिलने के लिए बेताब होने लगे थे। मैंने उसके पीछे अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रगड़कर गर्म किया और उसकी पीठ सहलाने लगा, ताकि उसका पूरा बदन गर्मी महसूस करे। तब मुझे ऐसा लगा जैसे गुलाब की कोमल पंखुड़ियों पर ओस गिरी हो। मेरी उंगलियां फिसलने लगी थीं। आधे घंटे के बाद बारिश कम होने लगी थी। अंबाली मेरी बाहों में पूरी तरह नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। 1 घंटे बाद मैंने उसे जगाया, तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अंबाली ने अलग होकर अपने कुर्ते की चेन चढ़ाई और मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने मेरे साथ कोई शैतानी तो नहीं की? मैं हंसा और बोला, हाँ, मैंने तुम्हारे होंठों पर पड़ी बारिश की बूंदों को चूमकर सुखा दिया था। धत। थोड़ा रुककर वो कहने लगी, तुम्हारा सहारा पाकर मुझे नई जिंदगी मिली। ऐसा मन हो रहा था कि जिंदगी भर इसी तरह तुम्हारे सीने से लगी रहूं। हमारा प्यार अभी बड़ी नाजुक हालत में है। अगर हमारे प्यार की ज़रा सी भी भनक किसी के कान में पड़ गई तो हमारी मोहब्बत खतरे में तो पड़ ही जाएगी और हमारी ज़िंदगी भी दूभर हो जाएगी। मैंने कहा, जानते हो, मैं तुम्हारे आगोश में सुध-बुध फूलकर सपनों की दुनिया में पहुंच गई थी। मेरी शादी धूमधाम से तुम्हारे साथ हुई और विदाई के बाद मैं तुम्हारे घर पहुंची। वहां भी खूब सजावट थी। रात हुई। मुझे फूलों से सजे हुए कमरे में पलंग पर बैठा दिया गया। तुम अंदर आए, दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास बैठे। हम दोनों ने वो पूरी रात बातें करते हुए और प्यार करने में गुजार दी। इतना कहकर वो खामोश हो गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। हवा का एक बवंडर आया और मेरा सपना टूट गया। मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। मेरा जिस्म तुम्हारे सीने में समाया था। इतना कहते कहते वो मुझसे चिपक गई। अंबाली, बारिश बंद हो चुकी है। अंधेरा घिरने लगा है। अब हमें अपने घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले चिंता कर रहे होंगे, कहीं हमारा राज ना खुल जाए। तुम ठीक कहते हो, हमें चलना ही होगा। कुछ दिन कई वजहों से हम दोनों नहीं मिल सके, लेकिन एक शाम अंबाली मेरे पास सहमी हुई आई। मैंने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा,
आज तुम बहुत उदास हो। आज मेरा मन बहुत भारी है। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकूंगी? कहीं मैं खुदकुशी न कर बैठूं? क्योंकि उसके सिवा कोई रास्ता नहीं सूझता, कहकर अंबाली रो पड़ी। ऐसा क्या हुआ? मेरे घर वालों को हमारे प्यार के बारे में मालूम हो गया। अब मेरी शादी तय हो चुकी है। लड़का पढ़ा लिखा रईस घराने का है। अगले महीने की तारीख भी तय कर ली गई। अब मुझे बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। अंबाली रोते हुए बोली, तुम्हारे घर वाले जो कर रहे हैं वो तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक होगा? मेरा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। उनके अरमानों पर जुल्म मत करना। हमारा प्यार आज तक पवित्र है, जिसमें कोई दाग नहीं लगा। समझ लो कि हम दोनों ने कोई सपना देखा था। ये कैसे होगा? अपने आप को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मेरे लिए कई रिश्ते आए, पर मैंने किसी को पसंद नहीं किया। उसके बाद मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी। अब तुम मुझे भूल जाने के लिए कहते हो? मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। मेरा प्यार मत छीनो। मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगी। क्या तुम मुझे तड़पते देखते रहोगे? मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करना चाहूंगी। कुछ दिन हम लोग अपना दुखी मन लेकर समय बिताते रहे। किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती थी। अंबाली की माँ से उसकी हालत देखी नहीं गई। वो एकलौती लाडली थी। उन्होंने अपने पति को बहुत समझाया। अंबाली के पिता ने एक दिन हमारे यहाँ संदेशा भेजा, आप लोग किसी दूसरे किराए के मकान में दूर चले जाइए, ताकि दोनों लड़के लड़की का भविष्य खराब ना हो। हमें दूसरे मकान में शिफ्ट होना पड़ा। 3 महीने तक हम एक दूसरे से नहीं मिले। चौथे महीने अंबाली के पिता मेरे पिता से मिलने आए और साथ में मिठाई भी लाए थे। बाद में उन्होंने कहा, रिश्ता वही होगा जहां अंबाली चाहेगी, इसलिए 2 साल में उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने पर विचार होगा। आप लोग दूर चले आए। हम दोनों की इज्जत नीलाम होने से बच गई, वरना ये आजकल के लड़के लड़की माँ बाप की नाक कटा देते हैं। मेरे पिता ने उनकी बातों को सुना और हंसकर टाल दिया। 1 साल बीत जाने पर मेरा चुनाव एक सरकारी पद पर हो गया और मेरी बहाली दूसरे शहर में हो गई। मेरी शादी के कई रिश्ते आने लगे और मैं बहाने बनाकर टालता रहा। आखिर में मेरे पिता ने झुंझलाकर कहा, अब हम लोग खुद लड़की देखेंगे, क्योंकि तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती। अगर तुमने हमारी पसंद को ठून करा दिया तो हम लोग तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाएंगे। मुझे उनके सामने झुकना पड़ा और कहा, आप लोग जैसा ठीक समझे वैसा करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। शादी की जोर शोर से तैयारियां होने लगी, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी न थी। बारात धूमधाम से एक बड़े होटल में घुसी, जहां बताया गया कि लड़की के पिता बीमार होने के चलते द्वारचार पर नहीं पहुंच सके। उनके भाई बारात का स्वागत करेंगे। लड़की को लाल घाघरा चोली में सजाकर स्टेज तक लाया गया, पर उसके चेहरे से आंचल नहीं हटाया गया था। लड़की ने मेरे गले में जयमाल डाली और मैंने उसके गले में। तब लोग शोर करने लगे, अब तो लड़की का घूंघट खोल दिया जाए, ताकि लोग उसकी खूबसूरती देख सके। लड़की का घूंघट हटाया गया, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो उसे जबरदस्ती बांधा गया था। मैंने एक उंगली से उसकी ठुड्डी को ऊपर किया। उसकी नजरें मुझसे टकराईं तो वो बेहोश होते होते बची। सुहाग रात में अंबाली ने मेरे आगोश में समाकर अपनी खुशी का इजहार किया। उसका प्यार जिंदा रह गया। मैंने उसके गुलाबी गाल पर अपने होंठ रखकर प्यार से कहा, अंबाली, तुम्हारे गालों पर अभी तक बारिश की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही हैं। थोड़ा मुझे अपने होंठों से चूम लेने दो। ये सुनकर अंबाली खिलखिलाकर हंस पड़ी, जैसे वो कली से फूल बन गई हो। शादी के कुछ महीने बीत चुके थे। हमारा नया घर शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत इलाके में था। सरकारी नौकरी की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, लेकिन जब भी मैं दफ्तर से थका हारा घर लौटता, दरवाजे पर अंबाली की वो खिलखिलाती मुस्कान मेरी सारी थकान मिटा देती। एक शाम जब आसमान में फिर से वैसे ही काले बादल उमड़ने लगे, जैसा उस पगडंडी वाली दोपहर को हुआ था, अंबाली बालकनी में खड़ी बाहर देख रही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? मैंने धीरे से पूछा। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सोच रही हूं कि अगर उस दिन हम उस बारिश में ना भीगे होते और तुम मुझे अपनी बाहों में ना समेटते, तो क्या आज हम यहाँ साथ होते? उस दिन की उस कंपंकम्पाहट ने ही शायद हमारी दिलों की बर्फ पिघला दी थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। अंबाली, वो पगडंडी और वो झोपड़ी हमारे प्यार की परीक्षा थी। तुम्हारे पिता का वो कड़ा फैसला भी शायद हमारी मोहब्बत को परखने का एक जरिया था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो लगता है कि सब कुछ एक तयशुदा कहानी की तरह था। अंबाली ने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। जानते हो, माँ ने मुझे बाद में बताया था कि पिताजी उस दिन जब तुम्हारे घर मिठाई लेकर आए थे, तभी उन्होंने मन ही मन तुम्हें अपना दामाद मान लिया था। वे बस ये देखना चाहते थे कि क्या हम अपनी मर्यादा में रहकर इस अलगाव को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगले ही हफ्ते हमारे घर एक छोटा सा उत्सव था। मेरे माता पिता और अंबाली के घर वाले, जो कभी एक दूसरे से नजरें चुराते थे, आज एक ही मेज पर बैठकर ठहाके लगा रहे थे। चाय की चुस्कियों के बीच पुरानी कड़वाहटें शहद की तरह घुल गई थीं। तभी बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस दिन हुई थी। अंबाली रसोई से पकोड़े लेकर आई और शरारत भरी नजरों से मेरी ओर देखकर बोली, आज फिर बारिश हो रही है।
पर इस बार हमारे पास अपनी छत है और अपना तख्त भी टूटा फूटा नहीं है। मैं हंसा और उसके कान में धीरे से कहा, बारिश की बूंदें अब भी तुम्हारे गालों पर मोतियों जैसी चमकती हैं। बस अब उन्हें पोंछने के लिए हमें किसी तूफान का इंतजार नहीं करना पड़ता। अंबाली की हंसी पूरे घर में गूंज उठी और मुझे लगा जैसे हमारी अधूरी पगडंडी का सफ़र अब एक खूबसूरत हाईवे पर बदल गया है, जहां मंजिल और हम सफ़र दोनों ही मुकम्मल थे। खुशियां अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थीं, लेकिन जिंदगी की पगडंडी हमेशा सीधी नहीं होती। शादी के 2 साल बीत चुके थे। मेरी पदोन्नति, प्रमोशन हुई और हमारा तबादला एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में हो गया। अंबाली बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पहाड़ों और धुंध से बहुत प्यार था। लेकिन एक शाम जब मैं दफ्तर से लौटा तो घर में सन्नाटा था। अंबाली बिस्तर पर लेटी थी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था। अंबाली, क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। उसने धीमी आवाज़ में कहा, पता नहीं, सुबह से बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है और धुंधला दिख रहा है। अतीत का साया, शहर के बड़े अस्पताल में जांच के बाद जो रिपोर्ट आई, उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। डॉक्टर ने बताया कि उस पुरानी बरसाती रात में, जब हम भीगकर उस झोपड़ी में रुके थे, अंबाली को जो तेज़ ठंड लगी थी, उसने उसके फेफड़ों में एक पुराना संक्रमण इन्फेक्शन छोड़ दिया था, जो अब क्रोनिक रूप ले चुका था। इलाज मुमकिन है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन उसे बहुत सावधानी और एक महंगे ऑपरेशन की ज़रूरत होगी। मेरे पास जमा पूंजी कम थी। मैंने अपने पिता और अंबाली के पिता को फ़ोन न करने का फैसला किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वे फिर से हमारी वजह से परेशान हों। मैंने दिन रात काम करना शुरू कर दिया, ओवरटाइम किया, लेकिन रकम फिर भी कम पड़ रही थी। एक दोपहर जब मैं अस्पताल के बिल भरने की चिंता में बैठा था, नर्स ने मुझे एक लिफाफा थमाया। किसी ने आपके नाम छोड़ा है। लिफाफे के अंदर एक मोटी रकम थी और एक छोटा सा नोट। उस दिन चौराहे पर साइकिल भिड़ाना कोई इत्तेफाक नहीं था, और आज ये मदद भी कोई एहसान नहीं है। हमारी पुरानी सहेली अर्चना कॉलेज वाली अब इस अस्पताल की ट्रस्टी है। अपनी अमानत को बचा लो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कॉलेज के वे दिन जब लड़कियां फप्तियां कसती थीं, उनमें से एक चेहरा आज हमारी जिंदगी बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ा था। बारिश का नया रूप ऑपरेशन सफल रहा। 1 महीने बाद जब मैं अंबाली को घर ले आया तो बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई। अंबाली ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आज फिर बारिश हो रही है। क्या तुम फिर से मेरे होंठों से बूंदें सुखाओगे? मैंने उसे धीरे से अपनी बाहों में लिया और कहा, अंबाली, अब ये बारिश हमें डराती नहीं है। इसने हमें मिलाया, इसने हमें आजमाया, और आज इसी ने हमें ये भी बताया कि दुनिया में हमारे चाहने वाले और भी हैं। अंबाली की आंखों में चमक लौट आई थी। उसने शरारत से पूछा, तो क्या अब तुम अर्चना को शुक्रिया बोलने के लिए अस्पताल जाओगे? मैंने हंसते हुए कहा, शुक्रिया तो बनता है। आखिर उसी ने तो मुझे भोला और हैंडसम कहकर मशहूर किया था। हमारी हंसी ने उस पहाड़ी घर के सन्नाटे को एक बार फिर खुशियों से भर दिया। अंबाली को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। वो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, हालांकि कमज़ोरी अभी भी थी। मैंने उसे व्हीलचेयर पर बिठाया और हम डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़े, जैसा कि हमें निर्देश मिला था। जैसे ही हमने ट्रस्टी के केबिन का दरवाज़ा खोला, सामने एक आलीशान कुर्सी पर एक गरिमामयी महिला बैठी थी। सादे मगर महंगे सिल्क के कुर्ते और चेहरे पर एक गंभीर पर सौम्य मुस्कान। ये अर्चना थी, कॉलेज की वो चुलबुली लड़की जो कभी मुझे भोला कहकर चिढ़ाती थी, आज एक बड़े अस्पताल की कर्ता धर्ता थी। मैंने और अंबाली ने एक दूसरे की ओर देखा। हमारी आंखों में एक ही सवाल था, वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है, कितने भोले हो आज भी। अर्चन अपनी कुर्सी से उठी और अंबाली के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कैसी हो अब, अंबाली? उसने बड़ी आत्मीयता से पूछा। अंबाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्चना का हाथ थाम लिया। तुमने मेरी जान बचाई है अर्चना। मैं कैसे शुक्रिया करूं? अर्चना हल्की सी हंसी, बिल्कुल वैसी ही हंसी जो कॉलेज के गलियारों में गूंजती थी। उसने मेरी तरफ देखा और फिर अंबाली से बोली, शुक्रिया मुझे नहीं, इस भोले इंसान को करो, जो उस दिन भी बारिश में सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए खड़ा था और आज भी तुम्हें बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर रहा था। मैं झेंप गया। अर्चना ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। शायद तुम दोनों को नहीं पता, अर्चना ने कहना शुरू किया, कॉलेज के दिनों में मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ाती नहीं थी। मैं उस दिन 4 बत्ती वाले चौराहे पर अंबाली के पीछे ही थी जब इसकी साइकिल भिड़ी थी। मैं ही थी जिसने अंबाली को उकसाया था कि जाओ, आज इस भोले लड़के से बात कर ही लो। हम दोनों हैरान रह गए। अर्चना आगे बोली, अंबाली, तुम्हारी और इसकी मोहब्बत के बारे में मुझे खबर थी। जब तुम्हारे पिता ने घर बदला तब भी मैंने नज़र रखी थी, और जब मुझे पता चला कि तुम मेरे ही अस्पताल में भर्ती हो और ये पागलों की तरह पैसों का इंतज़ाम कर रहा है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई।
अर्चना ने मेरे हाथ में डिस्चार्ज के कागज थमाए। ये मत सोचना कि ये कोई एहसान था। ये बस एक पुरानी सहेली का अपने गुजरे हुए वक्त को सलाम था। और हाँ, अब इस जिस्म के पुजारी नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती अंबाली का ख्याल ज्यादा रखना। उसने शरारत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। अंबाली व्हीलचेयर से उठी और अर्चना को गले लगा लिया। जब हम अस्पताल से बाहर निकल रहे थे तो बाहर हल्की हल्की धूप खिली थी। अंबाली ने मेरा हाथ खसकर थाम लिया और कहा, सच कहा था उस दिन, हमारा प्यार कच्चा जरूर था, पर धब्बा कोई नहीं था। और आज उसी बेदाग प्यार ने हमें एक नया फरिश्ता मिला दिया। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और हमें लगा कि हमारी कहानी में अब दुखों की कोई जगह नहीं बची है। अस्पताल से घर लौटने के बाद की वो रात कुछ अलग ही थी। पहाड़ियों पर धुंध छाई हुई थी और देवदार के पेड़ों से छनकर आती ताज़ी हवा में मिट्टी की सौंधी महक खुली थी। अंबाली अब पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन उसके चेहरे पर आज एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उस पुरानी पगडंडी वाली लड़की से फिर से एक नई नवेली दुल्हन बन गई हो। मैंने कमरे की खिड़की खोली तो बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, अंबाली आईने के सामने खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी। उसने वही लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो हमारी शादी की पहली रात की याद दिलाती थी। मैंने धीरे से पीछे जाकर उसके कंधों पर हाथ रखा। वो ठिठक गई। आईने में हमारी नजरें मिलीं। आज फिर वही मौसम है। मैंने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। उसने अपनी पलकें झुका लीं और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आज कोई टूटी फूटी झोपड़ी नहीं है और न ही हमें किसी गांव की पगडंडी पर भागना है। मैंने उसे अपनी ओर घुमाया और धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बरसाती दोपहर में मैंने उसे ठंड से बचाने के लिए अपने सीने से चिपकाया था। पर आज उस आगोश में मजबूरी नहीं, बल्कि बेपनाह चाहत थी। अंबाली, उस दिन तुमने कहा था कि मेरे जिस्म की गर्मी से तुम्हें राहत मिलती है। मैंने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए कहा, आज तो तुम ठंडी भी नहीं हो, फिर तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज क्यों हैं? वो खिलखिलाकर हमटा और उसका चेहरा गुलाब की पंखुड़ी की तरह गुलाबी हो गया। उसने अपना हाथ मेरे दिल पर रखा और बोली, क्योंकि ये धड़कनें आज भी वहीं अटकी हैं जहां तुमने पहली बार मेरी कलाई थामी थी। तभी हवा के एक झोंके ने बारिश की कुछ बूंदें खिड़की के रास्ते अंबाली के चेहरे पर बिखेर दी। वो हल्का सा कांपी। मैंने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर ठहरी उन बूंदों को छुआ। वो मोती की तरह चमक रही थीं। याद है? मैंने शरारत से कहा, उस दिन झोपड़ी में मैंने कहा था कि मैंने तुम्हारे होंठों की बूंदों को चूमकर सुखा दिया है। वो तो सिर्फ एक मजाक था। लेकिन आज? अंबाली ने अपनी आंखें मूंद लीं और धीरे से बोली, आज मजाक मत करना। मैंने धीरे से झुककर उसके माथे को चूमा, फिर उसकी आंखों को, और अंत में उसके कांपते हुए होंठों पर अपना प्यार अंकित कर दिया। वो लम्हा जैसे ठहर गया था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन हमारे बीच जो आग धधक रही थी वो हवस की नहीं, बल्कि उस मुकम्मल इश्क की थी जिसे हमने सालों तक संभाल कर रखा था। उस रात पुरानी यादें धुंधली हो गईं और हमारा प्यार एक नई दास्तां लिखने लगा। जी बिल्कुल, उस रात की खामोशी और उनके बीच के उस गहरे एहसास को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। कमरे में मध्यम रोशनी थी और बाहर बारिश की बूंदों का संगीत तेज हो चला था। अंबाली ने अपना सिर धीरे से मेरे सीने पर टिका दिया। मुझे उसकी सांसों की गर्माहट अपनी कमीज के पार महसूस हो रही थी। जानते हो, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे वो डर रही हो कि जोर से बोलने पर यह सपना टूट न जाए। उस झोपड़ी वाली रात में जब तुमने अपनी कमीज उतारकर मुझे अपने सीने से लगाया था, उस वक्त मुझे ठंड से ज्यादा तुम्हारे चरित्र की मजबूती ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मैंने उसी पल तय कर लिया था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा आशियाना सिर्फ तुम्हारे दिल में होगा। मैंने उसकी रेशमी जुल्फों में अपनी उंगलियां घुमाईं और उसे और करीब खींच लिया। और मुझे डर था कि कहीं मेरी धड़कनें इतनी तेज न हो जाएं कि तुम्हें नींद से जगा दें। मैं बस तुम्हें महफूज रखना चाहता था। अंबाली ने अपनी नजरें उठाकर मेरी आंखों में झांका। उसकी आंखों में काजल थोड़ा फैल गया था, जिससे उसकी गहराई और बढ़ गई थी। उसने अपने हाथ मेरी गर्दन के पीछे डाले और धीरे से मुझे अपनी ओर झुकाया। आज कोई डर नहीं है, वो फुसफुसाई। मैंने उसके गालों पर ठहर गई बारिश की उन आखिरी बूंदों को अपने होंठों से छुआ। उसका पूरा बदन एक कोमल लता की तरह कांप उठा। वो एहसास इतना पवित्र और गहरा था कि शब्द छोटे पड़ने लगे थे। मैंने धीरे से उसे उठाकर बिस्तर की ओर कदम बढ़ाए। अंबाली, मैंने उसे हौले से रखते हुए कहा, आज वो सपना सच हो रहा है जिसे तुमने उस झोपड़ी में नींद के आगोश में देखा था। आज कोई बवंडर नहीं आएगा जो तुम्हारी सुध-बुध छीन ले। उसने शर्माकर अपना चेहरा मेरे सीने में छिपा लिया। मैंने उसके चेहरे से आंचल हटाया
तो उसकी आंखों की चमक उस रात के अंधेरे को भी मात दे रही थी। हमने एक दूसरे को ऐसे थामा जैसे बरसों की प्यास बुझ रही हो। बाहर बादल गरज रहे थे, लेकिन अंदर सिर्फ दो दिलों की धड़कनें थीं जो एक ही लय में बज रही थीं। वो रात सिर्फ जिस्मों का मिलन नहीं थी, बल्कि उन तमाम सालों के इंतजार, जुदाई के दर्द और उस बेदाग प्यार की जीत थी जिसे हमने पगडंडियों से लेकर महलों तक संजोकर रखा था। सुबह जब खिड़की से सूरज की पहली किरण ने अंबाली के चेहरे को छुआ, तो वो मेरी बाहों में सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो एक लंबी जंग जीतने के बाद किसी सिपाही के चेहरे पर होता है। मैंने उसके माथे को छूमा और मन ही मन कहा, शुक्रिया उस बारिश का जिसने हमें एक कर दिया। सूरज की पहली सुनहरी किरण ने जब कमरे की खिड़की से दस्तक दी, तो बाहर का मंजर बदल चुका था। बारिश थम गई थी और चारों ओर छाई हरियाली पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। अंबाली मेरी बाहों में गहरी और सुकून भरी नींद में थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे मैंने बरसों की तड़प के बाद पहली बार देखा था। मैंने धीरे से उसके माथे को छूमा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मलीं और मेरी आंखों में झांक कर पूछा, क्या अब भी बारिश हो रही है? नहीं, मैंने उसे और करीब खींचते हुए कहा। अब सिर्फ धूप खिली है, अंबाली। हमारे प्यार की पगडंडी अब एक पक्के रास्ते पर आ गई है, जहां न कोई जुदाई का डर है और न ही किसी तूफान का खौफ। उसने अपना सिर मेरे सीने पर टिका दिया, जहां मेरी धड़कनें अब सिर्फ उसका नाम ले रही थीं। वक्त के पहिए ने हमें बहुत आजमाया था। कॉलेज की वो फप्तियाँ, वो साइकिल का टकराना, झोपड़ी की वो कंपकंपाती रात और फिर वो लंबी जुदाई। लेकिन आज सब कुछ एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंच गया था। हमने साथ मिलकर खिड़की से बाहर देखा। दूर पहाड़ों के पीछे से सूरज पूरी तरह निकल आया था, जो एक नए जीवन और एक अटूट बंधन का प्रतीक था। सालों बाद भी जब कभी हमारे शहर में मूसलाधार बारिश होती, हम दोनों बालकनी में बैठकर चाय पीते और उस पुरानी झोपड़ी को याद करते। अंबाली आज भी वही शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछती, क्या आज फिर मेरे होंठों की बूंदें सुखाओगे? और मैं हर बार उसे अपनी बाहों में भरकर यही कहता, मोहब्बत की बूंदें कभी सूखती नहीं, अंबाली। वो तो रूह में समाकर उसे और भी खूबसूरत बना देती हैं। हमारा प्यार अब कोई अधूरा सपना नहीं, बल्कि एक मुकम्मल हकीकत थी।